हेलो बच्चों, तो आज इस वाले लेक्चर के अंदर अपन ईथर को पढ़ेंगे। तो ईथर जो है वो मैं आपको बताऊं, ऑक्सीजन के बीच में जब दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। अब ईथर कराने पहले से मैं आपको बताऊं, आपको पीछे मैंने फिनॉल पढ़ा दिया और फिनॉल के बाद एल्कोहल पढ़ाया, ठीक है ना। तो फिनॉल एल्कोहल खत्म कर दिए हैं अपन ने, ठीक है, जो इस चैप्टर के मेजर पोर्शन थे। अब ये छोटा सा एक टॉपिक है आपके ईथर। अब ईथर अपने को पढ़ना है तो आपको पहले समझना है ईथर होता क्या है, ठीक है ना। तो ईथर होता क्या है वो सुनो पहले। ईथर जो है आपको एक चीज समझनी है कि अल्कोहल को दो मॉलिक्यूल ले लो और उन दोनों में से कोई एक H2O पकड़ के निकाल डालो तो क्या बन जाता है? ईथर। सुनना जैसे कैसे, सुनो देखो, मैं क्या करूं, ROH, सुनो, ROH प्लस ROH, ये दो ले लूं और इन दोनों को लेने के बाद में मैं इसमें क्या करूं, देखो, इसको तो ले लो आप अल्कोहल और ये भी ले लो अल्कोहल। बोलो अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल ले लिए तो इसका तो H निकालो, इसका OH निकालो, ठीक है। तो बन क्या जाएगा आपके पास? ROR प्लस H2O और ये अब क्या बन गया? ईथर। क्या बन गया? ईथर। अब ये जो ईथर बना है, सुनना, ये ईथर ईथर है क्या? सुनो, ऑक्सीजन के ऊपर दो देखो लोन पेयर है और ऑक्सीजन की जो दो वैलेंसी है वो एल्काइल ग्रुप से जुड़ी है, इसीलिए इसको क्या बोल रखा है? ईथर। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं तो अल्कोहल, या मैं सीधी सी बात ये बोलना चाहता हूं कि जो ईथर है वो अल्कोहल का एनाइलाइड है। कहने का मतलब ये है कि अल्कोहल का एनाइलाइड का मतलब दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेने और उसमें से पानी जब निकाला होगा तब जाके ईथर बना होगा। अब ईथर दो टाइप का होता है। देखो पहले आपको आर ग्रुप का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ आर ग्रुप जो है वो एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल हो सकता है आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फिनाइल, ये सब हो सकता है। बोलो बात आ रही है समझ में? चलो, मतलब कार्बन की जो फ्री वैलेंसी वाले ग्रुप है ना वो आपके आर ग्रुप है, ठीक है। अब सर ईथर का जनरल फॉर्मूला, तो ईथर का आपको बताऊं तो फिनॉल और ईथर दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, क्रियात्मक समावेशी है, ठीक है ना। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में तो आपको मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, इसका तो याद रखना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी लेकर भी बताऊंगा, अभी तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है, प्लस 2O। जो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला था वही ईथर का होगा। अब देखो कैसे, तो सुनना, मैं अल्कोहल को ये लिख सकता हूँ C2H5OH, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और इसी का मैं ईथर बनाऊं तो इसका ईथर ऐसे बनेगा CH3OCH3। तो इसका जनरल फॉर्मूला मैं लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा CnH2, सॉरी, इसको मैं सिंपल करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ C2H6O और इसको भी ऐसे लिखूं तो C2H6O। तो देखो एक बात ये समझना कि फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन ये ईथर है और ये अल्कोहल है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, तो बात आती है समझ। अब आप जब इसमें जाओगे, इसमें इस वाले में, तो एक बात ये समझना कि ये तो एल्केन का है, तो देखो इतना तो एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n और साथ में ऑक्सीजन, तो इसे ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो वही फॉर्मूला इसमें भी काम आएगा और वही इसमें भी काम आएगा। बोलो पहली बात आ गई समझ में? ठीक है, आगे चलो। तो अभी तक आपको ये पता लगा ईथर का फॉर्मूला, ईथर होता क्या है, बनता कैसे है, बात आई समझ में। अभी अपन ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले ये चीज समझनी है, ठीक है। आगे चलो। अब देखो ये जो मैंने ईथर बनाया है, ये जो मैंने ये फॉर्मूला आप लिख लेना, ठीक है ना, अपनी तरफ से CnH2n प्लस 2O, ठीक है। अब ये जो आपने ईथर बनाया है, ये ईथर हो सकता है आपके दो टाइप के हो, ठीक है। मतलब ईथर जो होते हैं वो आपके कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंपल ईथर और एक होता है मिक्स्ड ईथर। क्या होता है? मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर और एक मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर होता है आपके ROR, तो बात आती है समझ में। ये क्या है, घर के बगल में काम चल रहा है, इस चक्कर में आपके पास आवाज आती है, ठीक है ना। मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, अब मैं कितना कमरा बंद करूँ, ठीक है ना।
कमरा बंद करके कुछ नहीं हो पाता, ठीक है ना, मेरे कानों में भी गूंज रही आवाज में क्या करूँ, ठीक है। तो देखो सिंपल ईथर और ये आपके पास में मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर इस तरीके से होता है ROR डैश। सिंपल ईथर का मतलब ये है कि जो इसके दोनों एल्काइल ग्रुप होंगे वो सेम होंगे। मिक्स्ड ईथर का मतलब ये है कि दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे। हो सकता है ये मिथाइल हो, ये मिथाइल हो, ये इथाइल, ये इथाइल हो, ये प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल हो। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, तो ऊपर वाले जो दोनों हैं ये तो सिंपल ईथर के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल है? सिंपल ईथर। किसके एग्जाम्पल है सर? सिंपल ईथर। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप सेम होते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल ईथर। बोले बात आई समझ में? लेकिन जब दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं फिर? तो देखो यहाँ पे ये जो ले रखे हैं तो ऑक्सीजन के दोनों बगल में एल्काइल ग्रुप अलग अलग है ना, अलग अलग, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड ईथर। बोलो बात रहेगी समझ में? तो वो सिंपल ईथर था और ये क्या था? मिक्स्ड ईथर। बोल रहेगी बात यार? आगे चलो। अब ये सब मैं पहले से क्यों लिख रखा हूँ, तो मैं इसकी आपको IUPAC बतानी है, ठीक है। तो इसकी कॉमन नेमिंग और IUPAC अपन इसी लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है ना। इसका बनाने का मेथड भी आगे देख लेंगे अपन। तो देखो कैसे करते हैं नेमिंग। तो इसका नाम करना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। इसमें नाम बड़े पूछता है आपसे, कॉमन नेम भी पूछता है और IUPAC भी पूछता है। तो मैं सबके आपको कॉमन नेम भी बताया जा रहा हूँ और IUPAC भी बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखो कॉमन नेम में क्या है? कुछ नहीं है, कोई लफड़ा ही नहीं है कॉमन नेम। तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को कॉमन नेम, ठीक है ना। कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं, सब जगह अभी तक जहाँ भी पढ़ता आया हूँ या पढ़ा रहा हूँ जहाँ भी, मेरे को कॉमन नेम सबसे बेस्ट लगता है, ठीक है ना। तो देखो आपको भी जैसे प्याज का कॉमन नेम कांदा अच्छा लगता है, ठीक है। अब मैं वही साइंटिफिक लैंग्वेज जो उसको एलियम सीपा बोलूँ तो फिर वो अजीब सा लगता है, वो याद ही नहीं होता पहले तो देखो इधर इसका जब भी कॉमन नेम करोगे तो क्या करना है आपको? एल्काइल ग्रुप के नेम लिखने हैं, एल्काइल ग्रुप के नेम लिखने हैं और सीधे सीधे क्या करना है? ईथर लगा देना लास्ट में। ईथर क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का भी तो नाम लिखना पड़ेगा ना। तो देखो अब कैसे क्या करना है। जैसे ये है मिथाइल, क्या है ये? मिथाइल और ईथर। लेकिन सर मिथाइल यहाँ एक थोड़ी है, दो है। देखो एक तो ये और एक ये, तो मैं क्या बोलूंगा? डाई मिथाइल ईथर। बोलो बात आ गई समझ में? ठीक है। इसमें देखो कितने हैं? दो, तो मैं क्या बोलूंगा? डाई इथाइल ईथर। बोलो समझ में आती है बात? लेकिन जब मैं इसका करूंगा तो अब मैं यहाँ डाई नहीं लगाऊंगा क्योंकि दोनों सेम थे इसलिए डाई लगा रहा था, लेकिन अब तो अलग अलग है ना। तो अब क्या करेंगे अपन? सुनना, ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो ई पहले आता है, एम पहले आता है। तो ई पहले आता है ABCD। सर आपको ABCD की नहीं आती क्या? ABCD मुंह में बीडी लो, मैं भूल गया भाई, है ना, मेरे को नहीं आती, ठीक है। मैं वही बता, ई पहले आता है तो मैं क्या बोलूंगा? तो ये हो गया तुम्हारा इथाइल, इथाइल मिथाइल। मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको इसका जो नाम है वो अल्फाबेटिकल रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो इथाइल मिथाइल ये हो जाएगा आपके ईथर। बोलो बात होती है समझ? नीचे के नाम करेंगे, चलो नीचे का भी कर लेते हैं। इसको आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो ये आइसोप्रोपाइल और मिथाइल, तो मैं बोलूंगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। जबकि इसके लिए तो इसके लिए हो जाएगा, इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फिनाइल। बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो उसको बोलते हैं फिनाइल। तो ये फिनाइल ग्रुप है। बेंजीन C6H6 होता है ना, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के इसको जोड़ा हुआ है, इसलिए फिनाइल है। ये मिथाइल है, तो क्या बोलूंगा? अब P पहले आता है कि M पहले आता है? तो ABCDEFGHIJKLM, M पहले आता है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा? मिथाइल, ठीक है। मिथाइल फिनाइल, फिनाइल, ठीक है। मिथाइल फिनाइल ईथर। बोलो बात आती है समझ में? तो ये आप कर लोगे, ठीक। अच्छा, अब बात आती है IUPAC की, क्योंकि IUPAC जरूरी है सर। तो ये तो आप अब पता लग रहा होगा बड़ा इजी सा काम है ये, तो है ना, ये सब तो आप कर लोगे। इसमें अब IUPAC, तो IUPAC का एक रूल है। क्या? आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन के दोनों जस्ट बगल में क्या है? एल्काइल ग्रुप है।
तो आपको छोटे वाले के साथ ऑक्सी लगाना है और बाकी नाम लिख देना है। ये रूल है यहाँ का। देखो जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, अभी सब समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। देखो इसमें क्या करूँगा, देखो अभी तो यहाँ दोनों सेम है, तो आप किसी के साथ ले लो, तो इसके साथ मैं ले लेता हूँ, तो क्या बोलूँगा, ये मैं बोलूँगा मिथॉक्सी। मतलब यहाँ पे नाम करने के लिए एक मैं शब्द बता रहा हूँ, आपको याद रखना, ठीक है। एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी का मतलब है वो एल्काइल ग्रुप होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन है। तो देखो मैं जैसे ये लिया हूँ तो इसके अंदर ऑक्सीजन है, तो ये एल्कोक्सी वो ग्रुप है जो छोटा होगा। इन दोनों में बात करूँ बराबर है, इन दोनों में बात करूँ तो ये छोटा है, ये छोटा है। अगली बात समझ में, तो देखो तो इसका नाम करूँगा तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। बोलो बात आती है समझ में। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मिथॉक्सी, क्योंकि ये दोनों ग्रुप बराबर है, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। लेकिन जब इसकी बात करूंगा तो अब दोनों अलग अलग है, तो इनमें से ये देखो छोटा एल्काइल ग्रुप कौन है, तो छोटा एल्काइल ग्रुप अभी ये है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, छोटे वाले को लूंगा, तो छोटे वाले के लिए मैं लगाऊंगा, छोटे वाला है मिथाइल, तो मिथाइल प्लस ऑक्सी तो क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और ये हो गया आपका एथेन। बोलो बात आती है समझ में। ऐसे इसका नाम करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो सुनो 1 2 ये 3, तो ये तो हो गया मिथॉक्सी, तो सुनना 2 मिथॉक्सी। अब 2 क्यों, क्योंकि इस मेन ग्रुप में दो मेन चेन के अंदर 2 नंबर पे लगा हुआ है मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी है, तो क्या करूंगा मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोमीन। तो बात आती है समझ में। जबकि इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मिथॉक्सी। अब ये छोटा है ना, तो छोटे के साथ में एल्काइल ग्रुप लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, इतने के लिए मिथॉक्सी है, तो बाकी ये तो बेंजीन है फिर, ठीक है। तो क्या बोलूंगा, मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये इस तरीके से गया, मैंने आपको इसके सारे नाम बता दिए। बोलो बात आती समझ में। तो ये मैंने आपको काम कराया। आईयूपीएसी नाम जितने भी थे आपकी बुक में या इधर उधर कहीं भी गए, जो मेरे कांटेक्ट में आए, मैंने फटाफट आपको लेके बता दिए, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सारे इसके कॉमन नेम के बाद में इसकी आईयूपीएसी, और एक तक ये बताया ईथर होता क्या है। अब अपन ये पढ़ेंगे आगे कि ईथर को बनाया किस किस तरीके से जाता है, बात आई समझ में। तो देखो चलिए इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन, तो आगे चलते हैं ना। तो ये सब मैं हटा रहा हूँ आपको, यहाँ से सिंपल ईथर मिक्स्ड ईथर भी पता लग गया, होता क्या है ईथर ये भी पता लग गया। तो चलो आगे, ठीक है। देखो देखो अपने को अब ईथर बनाना है, तो प्रिपरेशन करने की होती है। ईथर बनाते कैसे हो, तो सुनना। सबसे पहले जो आपके मेथड दे रखा है वो है आपका लेबोरेटरी का एक मेथड है, ठीक है। लेबोरेटरी में देखो पहले कैसे बनाते हैं, तो आपकी बुक के अंदर लेबोरेटरी का पहला मेथड का डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम आप बनाते रहना, वो सब आपके काम है डायग्राम के। एक डायग्राम पीछे भी मैंने बोला था, याद है आपको, क्लोरोफॉर्म का लेबोरेटरी मेथड था, उसमें भी डायग्राम था। तो एक डायग्राम वो और एक डायग्राम वो, और एक अल्कोहल में थोड़ी सी थ्योरी है। जब आप अल्कोहल खत्म करते हो और फिनॉल और अल्कोहल के बीच में जाते हो ना, तो वहाँ थोड़ी सी थ्योरी है, ठीक है ना। वो गन्ने वगैरह से कैसे बनाते हैं, अनाज से कैसे वाइन बनाते हैं, वो सब वहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है, तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। ठीक, चलो पहले मेथड देखो। पहला मेथड है आपका, तो पहला मेथड देखो आपका किससे है, अल्कोहल से। अपन सबसे पहले किससे बनेंगे, अल्कोहल से। तो सुनना, आप अल्कोहल में क्या करते हो, CH3 CH2OH लिखते हो, ठीक है। अपने सिलेबस में ध्यान रखना, मेनली ये वाला ही ईथर पढ़ना है हमें। कौन सा, ये वाला, ठीक है। डाई अल्काइल मतलब डाईथाइल ईथर पढ़ना है, तो सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये अल्कोहल जब आप लेते हो तो इस अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लो, ठीक। जब आप इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हो, इसको किससे 413 केल्विन के
पर H2SO4 के साथ हीट करते हो कंसंट्रेट के साथ, ठीक है, 413 केल्विन के ऊपर हीट करते हो तो क्या बनता है CH3 CH2O CH3 सॉरी CH2 CH3, तो ये बनता है आपके डाइइथाइल ईथर प्लस आपके क्या निकल जाता है H2O। इसका जो डायग्राम है वो आप देख लेना अपनी बुक से, उसकी थ्योरी पढ़ लेना आप अच्छे से, समझ में आ जाएगी बात। इसकी अपने मैकेनिज्म दे नहीं रखी, बस सीधे सीधे रिएक्शन याद रखनी है। दो अल्कोहल लोगे, दोनों अल्कोहल में से एक पानी निकाल दोगे, बचा हुआ जोड़ के लिख देना तो आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। तो ये इसका पहला मेथड था। दूसरा मेथड देखो आपका क्या है, तो दूसरा मेथड है आपका इसमें एक एल्यूमिना से, इससे एल्यूमिना से जब भी आप देखना इस तरीके से CH3 या इस तरीके से देख लो, दूसरा मेथड CH3 CH2 C, इसको इस तरीके से ले लो OH, और इसकी रिएक्शन आप कराते हो 523 केल्विन और Al2O3 के साथ, तो ध्यान रखना क्या बनता है यहाँ पे, यहाँ बनता है आपके CH3, यहाँ पे भी इसको दो ही लेना है, वही पानी निकालना है अल्कोहल में से, ठीक है। ये एल्यूमिना है, एल्यूमिना के साथ करा दूं तो क्या बनता है CH3 CH2O CH3, बोलो बात रहेगी समझ में, अरे सॉरी CH2 CH3 प्लस आपके क्या निकल जाएगा H2, कुल बात आती है समझ। लेकिन एक एक्सेप्शन बता रहा हूं, CH3 CH2OH का आप एक मॉलिक्यूल लेते हो और उसके रिएक्शन करा देते हो आप 623 केल्विन के ऊपर Al2O3 के वजह में 623 केल्विन के ऊपर आप इस रिएक्शन को करा रहे हो, तो ये बात गांठ बांध के लिख लेना, फिर बोल रहा हूं मैं तुमको, यहां बन जाता है एल्कीन, ठीक है, प्लस आपका H2 निकल जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो OH है और यहाँ का जो एक H है, सुनना, ये CH2 एक H, तो ये वाला निकल जाता है, देखो ये वाला, और इनके बीच में एक बॉन्ड तो पहले से था, एक और बन जाता है तो डबल बॉन्ड बन जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। मैंने आपको एक जगह एल्कीन और बनाया था कॉपर 573 केल्विन के ऊपर, एक्सेप्शन बताया था, एक एक्सेप्शन यहाँ बता रहा हूँ, ये एल्कीन इस तरीके से भी बनता है एल्यूमिना की प्रेजेंस में, Al2O3 623 केल्विन पे जब आप लेते हो, आगे बात समझ में, चलो आगे। अब अपने को क्या करना है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है अपने पास में, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है। देखो ये हटा रहा हूं मैं सब में, दो मेथड करा दिए, तीसरा मेथड क्या हो, तो ये है आपके पास ईथर सिंथेसिस, कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हो, एक एल्काइल हैलाइड ले लो इस तरीके से, बोलो बात आती है समझ में, और यहाँ पे एक ले लो NaO, आप ले लो यहाँ पे R, बोलो बात आती है समझ में। सोडियम एल्कोक्साइड को ग्रुप ले लो और एक एल्काइल हैलाइड ले लो, तो होगा क्या Na प्लस, ये माइनस, और ये माइनस और ये प्लस, तो ये वाला प्लस इस माइनस से जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट ROR, प्लस का निकल गया आपका NaX। अब हो सकता है ये दोनों सेम भी हो और ये दोनों डिफरेंट भी हो, तो इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, रहेगी बात याद समझ में, विलियमसन ईथर संश्लेषण कर लोगे तो ये आपका हुआ। उसके बाद में दूसरा तीसरा मेथड था, चौथा मेथड देखो, ठीक है। आपको एक एल्किल हैलाइड लेना है इस तरीके से, दो ले लो एल्किल हैलाइड, ठीक है, RH और RH पूरा ले लोगे, उन दोनों की रिएक्शन कराओ आप किसके साथ, AgO और AgO, मतलब इनको तो मैं ऐसे लिख लूं 2RX और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Ag2X Ag2O, ठीक है। जब इनकी रिएक्शन कराऊंगा तो सुनना, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे तो माइनस आएगा, वो मेटल है तो मेटल में प्लस चार्ज आता है, तो होगा क्या, सुनना, ये 2Agx निकल जाएगा, ठीक है,
और ये जो 2 माइनस ये 2 प्लस से जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा ROR। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये बनता है। बोलो बात आई समझ में? तो ये ईथर बनाने का एक मेथड मैंने आपको बताया। आ गई बात समझ में? इस तरीके से भी ईथर बनता है। ठीक, विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपको मैंने करा दिया। अब इसके अगले वाले लेक्चर के अंदर आता हूँ। अगले वाले लेक्चर में क्या, इसी लेक्चर में अपन एक चीज और देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि चैप्टर छोटा ही हो जाएगा जल्दी। तो ये इस तरीके से जो इनको बनाया जाता है। तो 4 मेथड है बनाने की, वो आप देख लोगे। ठीक, इसकी जो थ्योरी है वो आप पढ़ लेना खुद से, थ्योरी सब समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी देखो। अब अपने को फिजिकल प्रॉपर्टी जो देखनी है वो इसी की देखनी है, किसकी? इसकी, डाइथाइल ईथर की। आई बात समझ में? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बताऊं ईथर की, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, मीठी गंध आती है, बेहोशी लाने में काम आता है, ज्यादा देर सूंघ लोगे तो बेहोश हो जाओगे। ठीक है, ईथर के अंदर ये प्रॉपर्टीज है, लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलेगा। बात आ रही है समझ में? एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखनी है, देखो जब भी आप क्या होता है कि एक ऑक्सीजन C2H5, एक ऑक्सीजन C2H5, तो जब भी मैं आपको एक चीज बताऊं, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक चीज है ये कि जब भी आप क्या करते हो, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, पानी में घुल जाएगा क्या ईथर? तो ईथर पानी में नहीं घुलता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसके पास COC बॉन्डिंग है, OH बॉन्डिंग नहीं है, तो पानी में भी नहीं घुलता। तो ये चीजें क्या आप छोटी छोटी याद रखें, सब बुक में लिखी हुई है। ठीक है, अब ये तो इतनी बार पढ़ा दी, आपको अपने आप पता लग जाती होगी। ठीक है, देखो अब आप बार बार देख रहे हो लेक्चर, तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगी बातें। ठीक है, तो ये देखो ये है। अब मैं आपको बताऊं तो दो तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है, और 2 लोन पेयर होते हैं। यहां से पढ़ाने लायक इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका निकल के आता है sp3, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है। अब आपके अकॉर्डिंग ये जो ऑक्सीजन है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, तो फिर बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो बात? यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 110 डिग्री। कितना होता है? 110 डिग्री, मतलब 109 से बड़ा हो जाता है। अब ऐसा क्यों सर? तो सुनना, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आपके पास में इस तरीके से देखो, ऑक्सीजन बीच में होता है, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ बीच में है, और ये देखो ये 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला। अब ये वाले एल्काइल ग्रुप जितने बड़े होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या है? रिपल्शन मारते हैं। देखो इस तरीके से रिपल्शन मारते हैं। ऑक्सीजन तो बीच में जुड़ा रहेगा, एक दूसरे को रिपल्शन, प्रतिकर्षण मारेंगे, और उस प्रतिकर्षण के चक्कर में क्या होता है कि जो 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल आता है ना, वो बढ़ के कितना हो जाता है? मतलब इन दोनों के जो बीच का एंगल आता है ना, इन दोनों के बीच का, वो 109 से बढ़ के 110 हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, यहाँ जितने बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप लगाओगे ना, ये बॉन्ड एंगल उतना ही बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब रिपल्शन काम करने लग गया। बात आती है समझ में? तो एक बात ये समझ में आती है कि एल्काइल ग्रुप का साइज जितना बड़ा होगा, साइज, ठीक है, ईथर का जो बॉन्ड एंगल होगा क्या होगा? ईथर का बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा? एल्काइल ग्रुप का साइज जितना बड़ा होगा, बॉन्ड एंगल भी उतना ही बड़ा होगा। तो ये चीजें क्या आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताई। अब इसकी केमिकल रिएक्शन से, तो केमिकल रिएक्शन से अपन अगले चैप्टर के अंदर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? यहाँ से लगभग मैंने आपको हर चीजें बताई। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होगी, मैंने कुछ छोड़ा नहीं। एक इसका डाइपोल मोमेंट याद रखना, 1.3 डिबाई होता है। कितना? 1.3 डिबाई। डी का मतलब है डिबाई, याद रखना, पूछ सकता है। जैसे बॉन्ड एंगल की चीज बता रहा हूँ वैसे पूछ सकते हैं, तो इसकी थ्योरी का आप पढ़ लोगे। अब इससे अगले लेक्चर के अंदर अपन इसकी ये नॉन पोलर भी होता है, ध्यान रखना। अब वही चीज है सर, पानी में नहीं घुल रहा, नॉन पोलर ईथर, ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, पानी में नहीं घुलता। ये चीजें यहाँ लिखी हुई है सब, तो आप पढ़ लोगे। ठीक है ना? तो आज अपन इस लेक्चर को इतना ही खत्म करेंगे। अब आपको दिमाग में ये रखना है कि यहाँ जो रिएक्शन है वो प्लस माइनस से आपकी हो जाएगी। प्रिपरेशन मेथड में जितनी भी आप पढ़ोगे,
विलियमसन ईथर सिंथेसिस में एक तो रिएक्शन और दे रखी है, ठीक है। तो प्लस माइनस आप खुद से निकालने की कोशिश करना, हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों के पास बुक होगी, ठीक है। तो जो भी बुक है उससे पढ़ो, पढ़ने की कोशिश करो। तो मैंने आज आपको यहाँ लेक्चर ये खत्म किया। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी बची है, केमिकल प्रॉपर्टी में आपको अगले लेक्चर में करा दूंगा, अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। बात आई समझ में? चैप्टर जिस दिन खत्म होगा उसके एक दिन बाद में आपकी डाउट क्लास जो भी है आप मेरे को बता देना कि हाँ सर हमारा ये डाउट है, मैं वहीं करा दूंगा। दूसरी चीज़ आपको क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आई बात समझ, मतलब PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से ले लेना, ठीक है। तो अभी अपन अगले लेक्चर को कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।